नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम भूपेश बघेल। करीब 20 मिनट हुई दोनों की चर्चा। कई मुद्दों पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष से की गई चर्चा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। करीब 20 मिनट कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा भी की गई। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की है और 20 मिनट तक चर्चा हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलाकात के दौरान सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उपहार भी भेंट किए और कई अहम मुद्दों पर 20 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा भी चली। इसमें राज्य को लेकर भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अतिरिक्त राज्य हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी। इस मौके पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने 2047 का विकसित भारत टीम इंडिया की भूमिका पर कहा। देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने के राज्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारियों का सम्मान करे और उनके हिसाब से संसाधनों को भी हस्तांतरित करने की प्रणाली को और मजबूत बनाए। साथ ही सीएम ने 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र शुरू करने और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का अनुरोध भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में शिरकत करने पहुंचे और कई सुझाव भी उन्होंने पीएम के सामने रखे। ये सुझाव प्रदेश को लेकर पीएम के सामने रखे गए थे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की और कई विषयों पर चर्चा हुई और अहम मुद्दों पर चिंतन मंथन भी इस दौरान किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने भी बैठक में हिस्सा लिया और प्रदेश से जुड़े कई अहम सुझाव भी पीएम के सामने रखे। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नीति आयोग की बैठक की तस्वीरें हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे और चर्चा की गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बैठक में शिरकत की और शामिल हुए, जिसके बाद पीएम के सामने उन्होंने प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों को भी रखा। साथ ही सुझाव भी बैठक में रखे गए। नीति आयोग की बैठक हुई है। प्रदीप नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, नीति आयोग की बैठक हुई है, पीएम ने अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री भी शिरकत करने पहुंचे। क्या कुछ खास रहा बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर थे। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता
अध्यक्षता में ये बैठक ली गई है। देखिए, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में साल भर की उपलब्धियों के साथ भविष्य की प्लानिंग और केंद्र सरकार से जो लंबित राशियां उसको लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी लंबित योजनाओं की मंजूरियों के लिए बात रखी, अपनी बात रखी। बैठक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से जो जीएसटी है, जो राज्यों से राजस्व हानि भरपाई की जल्द व्यवस्था की जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। और नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में अमित शाह समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम बघेल ने केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से की उपलब्धि 2659 करोड़ की राशि जल्द उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार किया और अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान सभी जो लंबित राशियां हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सभी राशियों का अनुरोध किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से। प्रदीप, ये भी सामने आ रहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के सामने एयरपोर्ट से जुड़े मुद्दों को भी रखा है और साथ ही कई ऐसे तमाम मुद्दे भी सामने रखे गए हैं जो प्रदेश से जुड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए, इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथ ही 20,000 से कम आबादी के शहरों के में मनरेगा लागू करने का सुझाव भी दिया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शीघ्र, जो हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी और बिलासपुर में अभी एयरपोर्ट है, जगदलपुर में, कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो विमान है उसकी सेवा चालू करने का भी अनुरोध किया। और बैठक में छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों की सोलर पावर प्लांट की भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बात रखी। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर कांकेर से है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि बीती रात बड़गांव थाना क्षेत्र के मेंढरा के जंगलों में आधे घंटे से अधिक गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने घायल महिला नक्सली की पहचान आरकेबी डिवीजन की सदस्य फगनी के रूप में की है। वहीं नक्सली मुठभेड़ में एक बीएसएफ का जवान भी घायल हुआ, जो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। खबर राजधानी रायपुर से, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जहां छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया। बता दें कि आम चोरी के शक में ठेकेदार के गुर्गों ने जमकर उत्पात मचाया और हॉस्टल में घुसकर छात्रों से मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित छात्रों ने कुलपति कक्ष का घेराव किया। छात्रों के प्रदर्शन के बाद जांच कमेटी बनाई गई और ठेकेदार ने छात्रों से माफी मांगी। इस घटना से कृषि विश्वविद्यालय की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कोटा रतनपुर रोड का घटिया निर्माण कार्य के चलते चांपी नाले पर बना पुल टूट गया, जिसके चलते मुख्य मार्ग बंद हो गया। वहीं मुख्य मार्ग बंद होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके चलते वैकल्पिक मार्ग से वाहन चालक डाइवर्ट हो रहे हैं। बता दें कि घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के चलते लाखों लोगों के आवागमन का मार्ग अवरुद्ध हो गया है और राहगीरों को रास्ता बदलकर लंबे रास्ते से सफर करना पड़ रहा है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद प्रमोद की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और सुशील आनंद शुक्ला भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष हैं शुक्ला। कांग्रेस ने केंद्र से पूछे 9 सवाल, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये सवाल पूछे गए हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई समेत कई मुद्दों पर ये सवाल पूछे गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सांसद प्रमोद की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 9 सवाल पूछे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, महंगाई समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं
जो कांग्रेस ने अपने 9 सवालों में पूछे हैं। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सुशीलानंद शुक्ला भी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशीलानंद शुक्ला, और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 साल पर 9 सवाल पूछे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए हैं। रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दागे हैं। इनमें भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं। दो 2014 में कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर 9 साल बाद देश की जनता कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे। अनगिनत वादे थे। उन वादों के बारे में 9 साल के मोदी जी के नाकामियों के बारे में विस्तार से आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब को संबोधित करेंगे। मैं सम्मान रायपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के शामिल हुए। सांसद समेत प्रदेश में भूपेश सरकार में मंत्री यहां पर शामिल हुए हैं और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे गए। तो 18 करोड़ होता तो उसका न जारी करते हो। समय न जाए, अब मैं आपके सारे प्रश्नों का स्वागत करूंगा और छत्तीसगढ़ जिस तरह सजा संवरा है, मैं एक बार कहूंगा अपने के समापन में, जय छत्तीसगढ़, जय है भारत। एक एक करके तो इसी विषय से संबंधित सवाल लिया जाए। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने 9 विषयों पे उनसे सवाल किए और आपने ये भी मान लिया कि जवाब नहीं दिया, तो क्या ये मोनोपोली माना जाए प्रधानमंत्री जी का? दूसरी बात इसमें कि आपने बोला कि मित्रवत उन्हें देश भी बेच दिए, तो इनके में देशभक्ति है कि नहीं? पहला सवाल कि क्या उनके अंदर क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया? देशभक्ति है कि नहीं, मोनोपोली। जब 13 मार्च से 6 अप्रैल तक भारत के दोनों सदनों में एक नाम लेने के लिए, अडानी का नाम लेने के लिए आ जाए, उसके पहले सदन स्थगित हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है। इसको आप क्या कहेंगे, मोनोपोली या नहीं कहेंगे? या इसको आप क्या कहेंगे, लोकतंत्र? कि एक नाम ना आने पाए, इसके लिए 13 मार्च से 6 अप्रैल तक पूरा विपक्ष, क्योंकि मैं डिप्टी लीडर हूं तो कोऑर्डिनेट राजसभा मैं ही करता हूं, सारे दल इकट्ठे हो जाते थे, पर नहीं किया तो इसको प्रजातंत्र कहूं कि मोनोपोली कहूं, वैसे ये भी है। दूसरा, देशभक्त का प्रमाण पत्र मैं किसी को नहीं देता और किसी को चुनौती भी नहीं देता, लेकिन निश्चित रूप से भारत की जनता के संपत्ति के सार्वजनिक उद्योगों को, सार्वजनिक संस्थाओं को देना देश हित में नहीं है। मैं बस अपने आप को देश हित में नहीं, यही तक सीमित रखता हूं। जी तिवारी जी, ये सवाल का वाक्य सही भी है, ज्यादातर इनका असर भी जनता पर पड़ रहा है। आप उत्तर प्रदेश से आते, उत्तर प्रदेश में क्यों असर नहीं पड़ रहा है? क्या कारण है हम बार-बार बीजेपी जीत रही है? बार-बार कहां जीत रही? परिणाम आया, 2 बार वो जीते, 2 बार वो जीते, मोदी जी, और 2 बार योगी जी।
तो मैं तो नहीं समझता कि तीसरी बार जीतने का मैंने कुंडली दिखवा ली, दोनों का योग नहीं है। चलिए पढ़ा लिखा पंडित हूं। अनुज दुबे जी देखिए, अब मुझे बहुत कहना भी नहीं पड़ेगा, नजरिया आप लोगों का भी स्पष्ट है, उससे कहलाना चाहते हैं तो कहला लीजिए। जिस किसी ने पॉलिटिकल सर्किल में मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसने मोदी जी की खिलाफत की, भाजपा की खिलाफत की, उसके यहां निमंत्रण पत्र पहुंच जाता है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मैंने बात की, कहा मैंने मेन बॉडी में है, टाइमिंग देखिए, इधर बोला उधर ईडी चली। तो ये इसको आप बदले की भावना नहीं कहेंगे, यही तो बदले की भावना है। अरे किसी के खिलाफ कोई आरोप है, किसी के खिलाफ है, तो तब तक आप क्यों इंतजार करते हैं जब तक वो बोल न दे आपके खिलाफ? इसके मतलब बदले की भावना से आप तब काम करते हैं जो वो आपके साथ नहीं होता या आप खिलाफ बोलता है। अब आसाम के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या क्या बोला गया, जब से वहां गए वॉशिंग मशीन में धुल के निकले, तीनों पाल के बाद जैसे सफेद कुर्ता पजामा करके हम लोग पहन लेते हैं वैसे हो गए। देखिए, मैं आपसे 100 सीटें इसलिए कह रहा हूं कि जो हालात हैं, महंगाई एक ऐसी चीज है जिसपे सब प्रभावित है, बेरोजगारी ऐसी चीज है जिसमें हर घर प्रभावित है, भ्रष्टाचार ऐसी चीज है जो मैं कह सकता हूं कि हर घर प्रभावित नहीं तो दूसरा घर प्रभावित। पहले मोदी जी जो कहते थे लोग विश्वास कर लेते थे, अब हिमाचल, दिल्ली नगर निगम और सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक है कि अब मोदी जी पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। और अगर आप मोदी फैक्टर निकाल दें और ये 9 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, ये फैक्टर हम जनता तक पहुंचा लें तो 100 सीट नहीं आएगी। दूसरा कारण है, आप याद करें 2014 में भाजपा को वोट की परसेंटेज थी 31.8%, अब बढ़ गई 3-4%। तब सब अलग अलग लड़ रहे थे। देखिए, इस बात को समझिएगा, आज 20 पार्टियां एकजुट हैं, तो उनके वोटों का जब बंटवारा रुकेगा तो 100 सीटें मोदी जी को मिलना मुश्किल हो जाएगी। अगर इसको हम कार्य रूप में परिणित कर ले गए 1:1, यानी एक के सामने एक हम खड़ा कर ले गए, तो 100 सीटों पे हम रोक लेंगे। तीसरा एक बड़ा कारण इसका ये होगा, देखिए हर चीज की अति होती, हद होती, समय होता है। अब अति भी हो गई, हद भी हो गई, समय भी हो गया, और मोदी जी ने मंगवा लिया है सत्ता परिवर्तन के लिए जो सौंपा जाता है, तैयार है मोदी जी। अनिल द्विवेदी इधर फिर इधर, हाँ ऐसा लग रहा है कि देश में कांग्रेस विश्वास हासिल कर रही है देश का। संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। ऐसा तो नहीं कि आज आपने बहिष्कार कर दिया, कल आप संसद में नहीं जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को संसद का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इससे आप क्या सहमत हैं? ऐसा लगता है कि देश का विश्वास कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। हमारी विचारधारा क्यों है, हम वो स्पष्ट किए देते हैं। दूसरों ने जो दूसरी विचारधारा दी है, ये उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हम नहीं जा रहे हैं, उस बैठक में मैं शामिल था। उसके 3 कारण। हमारी राष्ट्रपति जी स्वस्थ हैं,
दुनिया में कहीं किसी और देश के दौरे पे नहीं है, इसी देश में है, ऊपर है, मतलब भारत से बाहर नहीं है, स्वस्थ है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि संसद जिसका उद्घाटन होने जा रहा है उसका मुखिया कौन है, संविधान जो बनेगा उसका मुखिया कौन है, दोनों सदनों का समवेत संबोधन करने का अधिकार किसको है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है उसमें प्रथम नागरिक किसको माना है। तो शताब्दियों में अगर एक संसद भवन बने तो संसद की मुखिया और संविधान के मुखिया राष्ट्रपति करें, ये हमारी विचारधारा है। और इस विचारधारा से 20 दल सहमत हैं। अब बहुत से लोग नहीं सहमत हैं, उनकी विचारधारा है। हम तो ये मानते हैं कि वहां महामहिम राष्ट्रपति जी भी रहते, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी रहते, हमारे संसद के जो सभापति उपसभापति जो हैं उपराष्ट्रपति वो भी रहते, नेता विरोधी दल भी रहते। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।